दोस्तों, आखिरकार ग्लोबल ऑर्डर क्या रहेगा, इसको लेकर बहुत सारे देश चिंतित हैं। आखिरकार इस विश्व पर राज करने वाला देश कौन सा है? क्या यही एक प्रश्न, यही एक क्वेश्चन जो है वो आपके मन में भी है? रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना बड़ा ही जो है वो एक्टिव हो चुका है। वो ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार ग्लोबल ऑर्डर के अंदर सबसे नंबर 1 पर कौन रहेगा। अगर नंबर 1 पर कोई भी देश रहता है तो फिर नंबर 2 पर कौन सा रहेगा। तो 1 और 2 ऐसे दो देश कौन से होंगे। जैसे हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, उस समय यूएसए और यूएसएसआर वर्ल्ड और यानी कि नंबर 1 की होड़ के अंदर लगे हुए थे। कोई भी सेकंड रैंक को नहीं चाह रहा था, इसलिए ग्लोबल ऑर्डर जो है वो बाइपोलर बना हुआ था। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद में यूनिपोलर पूरा विश्व बन जाता है। मतलब एकमात्र देश था यूएसए जो कि तमाम देशों पर राज कर रहा था, वो ग्लोबल लीडर के अंदर नंबर 1 पर बना हुआ था। रिसेंटली 2 घटनाएं एक साथ हुई है। पहली घटना तो यह है कि यूएसए ने यह कहा है कि जापान के अंदर जितने भी सैनिक तैनात हैं उनकी अपग्रेडिंग की जाएगी। यूएसए जापान के अंदर मिसाइल का निर्माण करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, और एयर टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जापान के अंदर की जाएगी। पहला एस्पेक्ट तो यह है। दूसरा एस्पेक्ट यह है कि रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने यूएसए को धमकी दे दी है कि अगर आपने जर्मनी के अंदर कोई मिसाइल तैनात की तो फिर मैं जो है वो यूएसए के ऊपर अटैक कर दूंगा। जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी समय व्लादिमीर पुतिन का यह स्टेटमेंट आया है, क्योंकि जर्मनी के अंदर अगर मिसाइल तैनात होती है तो लगभग 10 मिनट लगेंगे जर्मनी से मिसाइल को रशिया के अंदर पहुंचने में और डिस्ट्रॉय हो जाएगा रशिया। इसलिए पुतिन ने साफ तौर पर यूएसए को कह दिया है कि तुम्हारी मिसाइल जो है वो जर्मनी के अंदर तैनात नहीं होनी चाहिए। यूएसए ने कहा था कि 2026 तक हम लोग जर्मनी के अंदर मिसाइल जो है उसको वहां पर तैनात कर देंगे। ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है उसको आज हम लोग समझने वाले हैं। आखिरकार यूएसए का इंटरेस्ट क्या है कि वो जापान के अंदर मिसाइल्स की अपग्रेडिंग कर रहा है, और ऐसा डिसाइड क्यों किया गया है। देखिए, बाइडेन तो वैसे प्रेसिडेंट की अभी जो दौड़ है उससे बाहर हो चुके हैं, अब वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। कमला हैरिस जो है वो हो सकता है कि अगली राष्ट्रपति बने, डोनाल्ड ट्रंप भी बन सकते हैं। ये देखना होगा 20 जनवरी 2025 को कि आखिरकार अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनता है। लेकिन आखिरकार जापान का इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 2+2 वार्ता के बारे में। एक मीटिंग होती है 2+2 मीटिंग, जिसके अंदर विदेश मंत्री और इसके साथ में वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मीटिंग करते हैं। जैसे भारत और जापान के बीच में भी होती है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, भारत यूएसए के बीच में होती है। तो वैसे ही यूएसए और जापान के बीच में 2+2 मीटिंग कंडक्ट करवाई गई है। ये बात है 28 जुलाई की, जिसमें फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं दोनों तरफ से। जैसे एंटोनियो ब्लिंकन है, तो वो इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए और रिसेंटली ये डिसाइड हुआ कि अमेरिका क्या करेगा, जापान के अंदर जितनी भी मिसाइलें हैं उनके सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड करेगा। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जापान के अंदर लगभग 50,000 यूएसए के जो सोल्जर्स हैं वो तैनात हैं। उनकी भी जो वेपन्स के अंदर अपग्रेडिंग है वो भी की जाएगी। तो रिसेंटली डिसाइड हुआ 28 जुलाई को एक लगभग कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2+2 वार्ता हुई थी। उसके अंदर यूएस सेक्रेटरी कंसल्टेटिव जो है उनकी तरफ से यह बयान दिया गया था कि हम जो है वो अपग्रेडिंग करने वाले हैं। यूएसए की तरफ से जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने, यानी कि एंटोनियो ब्लिंकन की अगर हम लोग बात करें जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और फिर लॉयड ऑस्टिन की बात करें जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, इन्होंने यूएसए की तरफ से पार्टिसिपेट किया और ये स्टेटमेंट जो है वो दिया है। दोस्तों, आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि एसएससी या फिर किसी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए 10,000 एमसीक्यू का एक बैच जो है हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अंदर हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस हम लोग सब्जेक्ट करने वाले हैं। टॉपिक वाइज ये चलेगा, और ये मान के चलना कि जो क्वेश्चन यहां पे करवाए जाएंगे हूबहू आपको एग्जाम में वहां पर दिखाई देंगे। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितनी क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का एग्जाम का निकलना और आसान हो जाएगा। 12 अगस्त से हमारे बैच शुरू हो रहा है। आप लोगों को कूपन कोड 1000 यूज करना है, जिससे आप लोगों को फ्लैट 50% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। शुरुआत के जो 50 विद्यार्थी हैं, 50 जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेनिफिट जो है वो होने वाला है। 12 अगस्त से पहले आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। इसके साथ में अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो अपने जीवन में सक्सेस होने का सपना छोड़ दीजिए।
अगर वाकई में जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं, तो आप पोर्नोग्राफी देखना छोड़ दीजिए। आप नहीं छोड़ते हैं तो जिम्मेदारी हमें दीजिए। 75 डेज का ये एक हार्ड चैलेंज है, जिसमें 75 टेक्निक्स मैंने आपको बताई है कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी जो है वो बना सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर काफी अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा जजमेंटल, पूरी तरीके से इसने ये डिसाइड कर दिया था कि आखिरकार विश्व के ऊपर राज कौन करेगा। यहां पर आप लोग दो तरह के कंट्रीज देख रहे हैं, एक तो एक्सिस है और एक एलाइज है। तो एक्सिस जो कंट्री है उसके अंदर जर्मनी और इटली थे। जर्मनी से हिटलर था और मुसोलिन जो था वो इटली से था। बाकी सभी जो है वो यहां पर अलाइज कंट्रीज हैं। इन अलाइज कंट्रीज के अंदर दो बड़े महत्वपूर्ण देश थे, एक तो था यूनाइटेड स्टेट्स और एक था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। ये दोनों इस होड़ के अंदर लगे हुए थे कि आखिरकार इस विश्व पर राज कौन करेगा। लेकिन 1962 के अंदर क्यूबा क्राइसिस, क्यूबा संकट आप लोगों ने सुना होगा। क्यूबा क्राइसिस क्या था? यूएसए के नीचे एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है क्यूबा, वहां पर रशिया ने अपनी जो मिसाइल्स है वो तैनात कर दी ताकि यूएसए इससे डर जाए। यूएसए ने क्या किया कि टर्की के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी ताकि कहां पर हमला किया जा सके, यूएसएसआर के ऊपर हमला किया जा सके, और दोनों देश जो है वो न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन क्यूबा जो मिसाइल क्राइसिस था, इससे दोनों देश तो न्यूट्रल हो गए, लेकिन एक तीसरा देश और था, जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान जो था वो चाहता था कि मैं यूएसए को किसी भी तरीके से जो है वो आगे नहीं निकलने दूं। वो एक प्रेशर जो है वो क्रिएट करना चाहता था यूएसए के ऊपर। इसीलिए जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर, जो कि हवाई आइलैंड। देखिए, आप लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यहां पर एक हवाई आइलैंड है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय जहां पर हनीमून मनाने के लिए गए थे, होनोलुलु जगह का नाम है, वो जो होनोलुलु है वो कहां पर है? हवाई आइलैंड पर है। वहीं पर ही यूएसए का पर्ल हार्बर एक एयरफोर्स बेस है जहां पर अटैक किया था जापान ने, और इसके बाद में हालत खराब कर दी थी जापान के यूएसए ने। तो वो कैसे हुआ था घटनाक्रम, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। एक सैनिक जो है वो डॉक्यूमेंट देख रहा है कि आखिरकार आगे का प्लान क्या है। तो सबसे पहले जापान अटैक्स पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने अटैक किया था, और ये अटैक जो था वो 7 दिसंबर 1941 को हुआ था। इसके अंदर 20 अमेरिकन शिप्स और लगभग 300 एयरक्राफ्ट जो है उनको नुकसान पहुंचा था, और लगभग 4000 अमेरिकन की इसके अंदर मौत हो गई थी। और अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था। अमेरिका ये सोच रहा था कि मुझे अब इस चीज का बदला लेना है, और बदला लेने के लिए उसने 6 अगस्त और 9 अगस्त को 6 अगस्त और 9 अगस्त को एटॉमिक बॉम्ब जो है वो जापान के ऊपर गिराए। हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर हैं जापान के। जैसे ही ये बॉम्ब गिराए गए, उसके बाद में 2 सितंबर 2 सितंबर 1945 को ही जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, तो यूएसए ने अपनी शर्तें जो हैं वो जापान के ऊपर थोप दी कि आगे से तुम लोग अपनी मिलिट्री जो है वो नहीं रख पाओगे, हम अपनी मिलिट्री, अपना डिफेंस जो है वो यहां पर तैनात करेंगे। आज के बाद आप कभी भी अपना डिफेंस यहां पर नहीं रखेंगे। और उसके बाद में आज तक जापान जो है वो यूएसए की हेल्प लेता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जापान के अंदर जो अपग्रेडिंग की जाएगी मिलिट्री की, वो यूएसए के द्वारा की जाएगी, और वहां पर मिसाइल्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी यूएसए के द्वारा। अब बात आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ये जो 2 बॉम्ब गिराए गए थे, एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट बॉय, याद रखना एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये बेसिकली ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर कई मिलिट्री पर्संस आप लोग देख रहे हैं। अब यहां पर जापान के अंदर एक ट्रीटी हुई है, मतलब हवाई आइलैंड से पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा उन मिसाइल्स को, और एक कमांडर तैनात होगा जापान के अंदर, और एक कमांडर इन चीफ तैनात होगा हवाई आइलैंड पर। जैसे ही हवाई आइलैंड से कमांड भिजवाई जाएगी, निर्देश भिजवाए जाएंगे, तो जापान जो है वहां से मिसाइल जो वो छोड़ देगा। ये मिसाइल्स आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स किसकी हैं? नॉर्थ कोरिया की हैं। अब ये नॉर्थ कोरिया बीच में कहां से आ गया? रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो थे उन्होंने क्या किया था कि
मुलाकात की थी नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से। ठीक है, किम जोंग उन जो है उनसे मुलाकात की थी। ये जो मिसाइल्स हैं वो बेसिकली चाइना की हैं, है ना। ये मिसाइल जो है वो चाइना की है, क्योंकि यूएसए ये डर रहा है चाइना को लेकर कि चाइना ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन जो है वो तैयार कर लिए हैं। अब वो अटैक कर सकता है किसके ऊपर? जापान के ऊपर। वो अटैक कर सकता है यूएसए के ऊपर। और यही हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। सभी देश अपने अपने वेपन जो है वो तैयार करके बैठे थे और अटैक करने को तैयार थे। चाइना ने अपने न्यूक्लियर वेपन जो है उनको तैयार कर दिया था। चाइना ने पहली बार, यहां पर देखिए, चाइना ने पहली बार 1964 के अंदर अपने एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग की थी। और जैसे वो टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई थी तो चाइना के अंदर एक सेलिब्रेशन जो है वो भी मनाया गया था 1966 के अंदर। तो न्यूक्लियर मिसाइल्स जैसे ही सक्सेसफुल हुई, चाइना ने इसको एज ए सेलिब्रेशन लिया। लेकिन ये जो आप लोग देख रहे हैं, 1964 के अंदर सबसे पहले एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इसको बना लिया था चाइना ने। और ये वही बॉम्ब है, इसकी ओरिजिनल फोटो जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। नॉर्थ कोरिया, यहां पर व्लादिमीर पुतिन है और ये नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन हैं। रिसेंटली जो है वो यात्रा की थी व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया की, और वहां पर किम जोंग उन से मुलाकात की थी। किम जोंग उन जो है वो भी रशिया आ चुके हैं। दोनों देशों को अब दोनों देश जो है वो आपस में पैक्ट कर चुके हैं, वेपन सप्लाई करेंगे। अब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को यह डर है कि कहीं ना कहीं ये एक ग्रुप जो है वो बना रहे हैं, और ग्रुप बनाकर ये क्या करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूएसए के ऊपर ये अटैक कर सकते हैं। इसलिए मुबारक हो, आप लोग अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो के अंदर जी रहे हैं। ये जो मिसाइल आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये बेसिकली नॉर्थ कोरिया की एक मिसाइल टेस्टिंग की तस्वीर है। नॉर्थ कोरिया ने 1 महीने के अंदर 3 मिसाइल्स की टेस्टिंग की थी। जब यूएसए के जो विदेश मंत्री थे ये पहुंचे थे कहां पर? साउथ कोरिया के अंदर। क्या कह रहा हूं सुनिएगा, यूएसए के जो विदेश मंत्री थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, ये पहुंचे थे साउथ कोरिया के अंदर। इससे नॉर्थ कोरिया बड़ा नाराज था। इसने उसी समय जो है वो 1 महीने के अंदर 3 मिसाइल्स की टेस्टिंग की थी। उसमें से एक की तस्वीर जो है मैं आप लोग को यहां पर दिखा रहा हूं। अब आप लोग को पूरा सिनेरियो जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि आखिरकार यूएसए जो है वो जापान के अंदर क्यों अपने मिलिट्री बेस को अपग्रेड कर रहा है, क्यों मिसाइल्स बना रहा है। ये सभी अभी ग्रुपिंग के तौर पर लगे हुए, क्योंकि ये डर है कि चाइना जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर ग्लोबल ऑर्डर जो है वो तैयार कर सकता है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आखिरकार कौन सा देश किस और है। 2 ग्रुप मुझे बनाकर दिखाइएगा कि आखिरकार अगर वो लड़ाई होती है तो कौन से 2 ग्रुप्स के बीच में हो सकती है। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा ग्रुप बना के दिखाता हूं। चाइना इस ग्रुप के अंदर है, रशिया इस ग्रुप के अंदर है, नॉर्थ कोरिया इस ग्रुप के अंदर है। अच्छा, मान लीजिए कि हम लोग भारत की बात करें, आगे आने वाले समय के अंदर भारत किस ग्रुप के अंदर होगा? तो रिसेंटली इंडिकेशन दे दिया है इंडिया ने, जब वो रशिया के नेवी डे में पार्टिसिपेट किया है और भारत की ओर से आईएनएस तबर जो है इसने वहां पर पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट करने के बाद अब हो सकता है कि पिछली बार तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई भी स्टैंड नहीं लिया था, हम लोग एक नॉन अलाइन कंट्री थे। लेकिन इस बार वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर जो है वो भारत एक स्टैंड ले सकता है, और वो स्टैंड भारत का जा सकता है रशिया की तरफ। इसीलिए आप देखिए कि डिफेंस के इक्विपमेंट जो हैं, डिफेंस के जितने भी बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो आज शिरकत कर रहे हैं रशिया के अंदर। कभी अमेरिका तो नहीं गए वो। इसलिए हो सकता है कि भारत इस बार स्टैंड ले, ये देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है। तो मुबारक हो, आप लोग वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो के अंदर जी रहे हैं। आप लोग हमारे 10,000 एमसीक्यू बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप एसएससी के एग्जाम को निकालना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुका है, आरआरबी जेई का आ चुका है, नाबार्ड का आ चुका है, बहुत सारी वैकेंसीज है, स्टेनो का आ चुका है ना। तो हर एग्जाम में आपको जीके जो है वो हेल्प करने वाली है। 10,000 एमसीक्यू का बैच, इसमें वो एमसीक्यू करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे। याद रखना, एज इट इज। मैं बड़ी जबरदस्त मेहनत करने वाला हूं इसके ऊपर। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस जो है वो आपकी यहां से कंप्लीट हो जाएगी। 10,000 इस कूपन कोड को यूज कीजिएगा, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ में ही 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, पोर्नोग्राफी से दूर रखेगा। 75 टेक्निक्स इस्तेमाल कीजिएगा, आप जीवन के अंदर बड़ा कंसंट्रेट हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।